नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिसोर्सेज की। उनको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे हमें प्रोवाइड करना है। डिटरमाइन एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज नीडेड टू इंश्योर वैलिड एंड रिलायबल रिजल्ट्स, इंश्योर दैट resources provided are suitable, maintained to ensure their fitness, retain appropriate documentation as evidence for their fitness। हमें आइडेंटिफाई करने हैं थ्रू आउट दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कि हमारे कौन कौन से मेजरिंग इक्विपमेंट्स यूज होंगे टू वेरीफाई द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। लास्ट में जो मैंने लिखा है ये विशेष ध्यान रखिए कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमें दोनों चीज को मॉनिटर करने के लिए यूज करने हैं फॉर प्रोसेस पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर कंट्रोल एंड फॉर द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्ट की जितनी भी डायमेंशंस हैं एज पर डायमेंशंस वो ओके आ रही है कि नहीं आ रही हैं। उसमें कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं और CMM वगैरह प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। उन वो रिसोर्स आइडेंटिफाई करके वो प्रोवाइड करने हैं हमें, प्लस उसकी सूटेबिलिटी देखनी है कि वो उस पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक के लिए सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सूटेबिलिटी में आपको विशेष ध्यान रखना है कि उसकी लिस्ट काउंट क्या है इंस्ट्रूमेंट की, हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी टॉलरेंस क्या है, एटलीस्ट उसके 1/10 ऑफ लिस्ट काउंट होनी चाहिए। प्लस क्या हम सही इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमें हाइट गेज से चेक करना है, कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हमने वर्नियर लिखा हो कंट्रोल प्लान में। देन हमें उन सबको कैलिब्रेट करना है या हमें उनको मेंटेन करना है सो दैट कि हम कॉन्फिडेंस रहें कि जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ठीक हैं, उनके ऊपर हमारी रिलायबिलिटी का मतलब वो जो रिजल्ट्स हम चेक करने के बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं दोज रिजल्ट्स आर ओके। अगर उसको कहीं दूसरी कंट्री में या कोई दूसरा मेंबर चेक करता है या हमारा कस्टमर चेक करता है तो वो सेम रिजल्ट्स आए। और इसके हमें फिटनेस के लिए मीन्स कैलिब्रेशन के रिकॉर्ड को रिटेन करना है सो दैट कि हमारे पास एविडेंस रहे कि हमने इसको कैलिब्रेट किया। नाउ कम टू द मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, जिसे कि हम MSA, और ये एक कोर टूल है IATF के अंदर। इसके लिए एक अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम या अलग से मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा। जब IATF हो जाएगा तो पहले हम FMEA करेंगे, देन MSA करेंगे। वो देखते हैं कैसे हमारा चैनल चलता है, तो उस हिसाब से मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगा। बट अभी हम रफली आइडिया लें कि कंडक्ट स्टैटिस्टिकल स्टडीज टू एनालाइज वेरिएशन प्रेजेंट इन द रिजल्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, measurement and test equipment identified in the control plan. The analytical method and acceptance criteria used to confirm the reference manual of MSA or customer. Record of customer acceptance of alternate method we retained along with the result of alternate MSA. Priorities of MSA should be focused on the criticality or स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें मेजरमेंट एनालिसिस करना है टू आइडेंटिफाई कि जो हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं या टेस्टिंग कर रहे हैं या मेजरमेंट कर रहे हैं उसके अंदर हमारी मेजरमेंट एरर कितनी है। हमें मेजरमेंट के कारण जो वेरिएशन आता है उस वेरिएशन को आइडेंटिफाई करना है, और MSA हमें वो सारे इंस्पेक्शन मेथड का करना है जो कंट्रोल प्लान में डिफाइंड है, इंक्लूडिंग विजुअल और गेजिंग। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हम या तो रेफरेंस मैनुअल को यूज कर सकते हैं और कस्टमर ने जो डिफाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है हमें वो मेथड यूज करने हैं। कस्टमर नॉर्मली या तो CSR के अंदर डिफाइन करता है और मे बी दूसरे वे के थ्रू हमें कम्युनिकेट कर सकता है, वो सप्लायर क्वालिटी मैनुअल में लिख सकता है या हमारी कोई कस्टमर के साथ मीटिंग हुई है तो हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। कस्टमर के जो एक्सेप्टेंस है क्राइटेरिया फॉर, अगर हम अल्टरनेट मेथड यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं जो कस्टमर ने डिफाइन किया है, लाइक पॉइजन टेस्ट है, लाइक बीटामिस है, उसके रिकॉर्ड्स भी हमें रखने हैं और उसको कस्टमर के अलाइन सिस्टम के हिसाब से हमें करना है। जब हम MSA स्टडी का प्लान बनाते हैं ओवरऑल, और हमें अगर प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटाइज मीन्स पहले किसको करें फिर बाद में किसको करें, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें,
तो उसमें हमें विशेष ध्यान रखना है कि CTQ और CTP, क्रिटिकल टू क्वालिटी एंड क्रिटिकल टू प्रोसेस। सो प्रोसेस और प्रोडक्ट के अंदर जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो क्रिटिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई की थी ड्यूरिंग दी FMEA या हमारे कंट्रोल प्लान में डिफाइन है, उनको हमें सबसे पहले उनका MSA करना है। अगर मैं वेरिएशन की बात करूं, मैं अलग से अपने कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं इस रिक्वायरमेंट में। सो मेजरमेंट वेरिएशन में स्वाइप का बड़ा रोल है। स्वाइप का मतलब जो स्टैंडर्ड जिससे हम, जो मास्टर है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर दी मेजरमेंट, वर्क पीस जिसको हम चेक कर रहे हैं। सो वर्क पीस के अंदर भी वेरिएशन हो सकता है, लाइक रबर कंपोनेंट अगर हमने उससे ज़्यादा प्रेस कर दिया तो रबर प्रेस हो जाएगी, सो उसकी डायमेंशन में प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस इंस्ट्रूमेंट, जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी अपनी प्रिसिशन और एक्यूरेसी की एरर्स होती है। प्लस पीपल जो उसको यूज़ कर रहा है, जो मेजरमेंट कर रहा है, उसके अपने मेथड में भी चेंज हो सकता है। कोई ज़्यादा प्रेशर दे रहा है या कोई कम प्रेशर दे रहा है, कोई प्रोडक्ट को कैसे पकड़ रहा है, सो वो वेरिएशंस। एंड देन दी मेन इंपॉर्टेंट इज इन्वायरमेंट। सो हम शॉप फ्लोर पे किस समय पे कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होते रहते हैं। सो इस स्वाइप वेरिएशन के लिए भी 5 तरह के टूल्स होते हैं MSA के अंदर। लाइक बायस हो गया जो स्टैंडर्ड के लिए है, क्योंकि स्टैंडर्ड में एरर कितनी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सो इन्वायरमेंट के लिए आपका स्टेबिलिटी हो गया, पीपल के लिए रिपीटेबिलिटी हो गया, इंस्ट्रूमेंट के लिए रिपीटेबिलिटी हो गया, एंड पीपल के लिए रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो गया। एंड वर्क पीस में हम कह सकते हैं कि हम वर्नियर को अलग अलग रेंज पे यूज़ कर रहे हैं, कभी 50 mm की डायमेंशन चेक कर रहे हैं, कभी 100 mm की कर रहे हैं, कभी 150 की कर रहे हैं। सो उसके लिए लीनियरिटी टूल हो गया। सो हमें ये भी ढूंढना है कि हमें किस जगह पे बायस करना है, किस जगह पे लीनियरिटी करनी है, किस जगह पे R&R करना है। सो ये बहुत मस्ट है। जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा है वहीं हमें R&R करना है। अगर हमारे इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है तो हमें वहाँ पे स्टेबिलिटी स्टडी करनी है। अगर हम एक ही वर्नियर को अलग अलग रेंज पे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कोशिश करें लीनियरिटी का यूज़ करें। सो नॉर्मली हम MSA का मतलब इंडस्ट्रीज में R&R ही समझा जाता है। R&R नहीं है, अलग अलग टूल्स को भी हमें यूज़ करना है। नॉर्मल NDC नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कम, इसको जरूर ध्यान रखें कि हमारा NDC हमेशा ग्रेटर देन 5 आए। NDC का मतलब सिंपल सा है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट जो आ रही हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सेंटर के अंदर आए। प्रोसेस वेरिएशन और मेजरमेंट वेरिएशन को समझना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग दी MSA। सो प्रोसेस वेरिएशन उसे कहते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितना वेरिएशन जनरेट कर रहा है। से अगर हम 300 पीस का स्टडी कर रहे हैं तो एटलीस्ट MSA के अंदर जब भी हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं तो पूरे प्रोसेस वेरिएशन की रेंज को कवर करें। सो प्रोसेस में एक लोअर डायमेंशन से लेकर के हाई डायमेंशन तक, लाइक अगर कोई डायमेंशन 8.5 प्लस माइनस 0.2 है, सो प्रोसेस में हो सकता है कि 8.48 भी बन रही हो, 8.6 भी बन रही हो। सो वो सारे रेंज को हमें कवर करना है। तो हमारा प्रोसेस में भी हो सकता है कि 4.88 से 5.2 तक बना रहा हो। सो वो जो रेंज है 0.5 की प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशन है, उस 0.5 से एटलीस्ट 10% हमारा मेजरमेंट सिस्टम के अंदर एरर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल द वेरिएशन बिकॉज ऑफ स्वाइप। एंड एक पॉइंट को मैं और थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, द एट्रीब्यूट स्टडी। सो एट्रीब्यूट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर की ऑब्जर्वेशन अलग होती है। कोई ऑपरेटर किसी चीज़ को ओके को नॉट ओके बोल देता है या नॉट ओके को ओके बोल देता है। यहाँ पर हम अल्टरनेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक पॉइजन टेस्ट और बीटा मेस। एट्रीब्यूट स्टडी में सैंपल साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करते हैं तो सैंपल साइज इज वेरी वेरी मस्ट। सो अगर हमने 20 या 30 सैंपल लिए तो अगर एक भी रिजल्ट गलत बोला तो मे बी वो 10 से 20% एरर आ जाएगी। सो हमने उनको ऑप्शन नहीं दिया कि वो एक आध मिस्टेक कर सकें। सो बेटर है कि सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 50 तो होना चाहिए, जिसके लिए हमें थोड़ा सा ऑप्शन मिले, क्योंकि हम 2% मिस रेट अलाउ करते हैं एंड 5% का। नाउ वी विल go to the another clause 7152 where measurement equipment to be calibrated or verified
और बोथ। सो ये हो सकता है कि हमारे गेजेस को हम वेरीफाई कर रहे हों, वैलिडेट कर रहे हों, और हो सकता है कि दोनों चीज़ें कर रहे हो, गेज को कैलिब्रेट भी कर रहे हो और वैलिडेट भी कर रहे हो। सेम इंस्ट्रूमेंट के केस में हम कैलिब्रेशन भी करते हैं और सॉफ्ट फ्लोर पे हो सकता है कि हम उसको वैलिडेट भी कर रहे हो। लाइक डायल गेजेस के अंदर हम मास्टर सॉफ्ट फ्लोर पे रखते हैं, उसको दोबारा से जीरो रीसेट करते हैं, तो वो एक तरीके से वैलिडेट हो गया अगर मास्टर के साथ कर रहे हैं। नॉर्मली हम गियर इंडस्ट्री में या बाकी सेक्टर्स में डायल गेजेस बहुत यूज होते हैं, या एयर प्लग गेजेस हो गए, एयर रिंग गेजेस हो गए, जहाँ पर हम बार बार बीच बीच में उसको सेट करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो वो वैलिडेट भी हो गया, इंक्लूडिंग जो इंस्ट्रूमेंट को हमने कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं डायल गेज को, तो वो कैलिब्रेशन भी हो गया। सो दोनों के केस के अंदर वो आइडेंटिफाइड हो प्रॉपरली कि वो हमने लास्ट कब कैलिब्रेट किया था और नेक्स्ट ड्यू कब है। तो कई बार हम क्या करते हैं, यूनिक आईडी हम नहीं देते। अगर यूनिक आईडी नहीं देंगे तो जो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है वो उसके साथ लिंक कैसे करेंगे। सो लिंकेज इज वेरी मस्ट कि कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट पे भी वही नंबर हो और वही इंस्ट्रूमेंट पे नंबर हो, और जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको सेफ गार्ड करें, वो नीचे ना गिरे, डैमेज ना हो, बार बार उनको एडजस्ट ना करना पड़े, या एयर प्लग गेज या एयर रिंग गेज को अगर हमें एडजस्टमेंट करना है तो उसके मास्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से सेफली रखें, वहाँ पे उसके रखने के लिए कुछ प्रॉपरली केस बना करके उसके अंदर रखें। अगर यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ प्रीवियस मेजरमेंट रिजल्ट्स इफ द इक्विपमेंट इज फाउंड अनफिट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो इसके लिए मैंने लास्ट में अदर पॉइंट में भी लिखा, रिस्क एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट चेक्ड विद एनजी इक्विपमेंट। तो यहाँ पर हम मिस कर जाते हैं, और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ पे मिस कर रही हैं कि जब भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन के लिए आया, मे बी 6 मंथ या ईयरली फ्रीक्वेंसी के बाद, एंड ड्यूरिंग कैलिब्रेशन वी फाउंड कि उसके अंदर एरर आ गई है और वो इंस्ट्रूमेंट रिजेक्टेड है। सो लास्ट जो कैलिब्रेशन उससे पहले हुआ था 6 महीने या साल भर या 1 महीने की फ्रीक्वेंसी पे, उसके बीच में वो किस समय पे उसके अंदर एरर आई, ये क्लियरिटी किसी को नहीं है, और यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कब एरर आई है। सो जो उसके बीच में उस इंस्ट्रूमेंट ने प्रोडक्ट को या प्रोसेस को चेक किया है, वो एक रिस्क में है। सो उसका एनालिसिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो सॉफ्ट फ्लोर का इंस्ट्रूमेंट है और हमारा फाइनल इंस्पेक्शन 100% हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे फाइनल इंस्ट्रूमेंट ने उस चीज़ को पकड़ लिया होगा, जो एनजी पार्ट्स को। और अगर हमारा फाइनल इंस्पेक्शन का गेज कैलिब्रेशन के दौरान एरर मिलती है, तो देन वी हैव टू इन्फॉर्म आवर कस्टमर आल्सो, एंड देन वी हैव टू सी द रिस्क कि वो एंड कस्टमर तक रिस्क है या नहीं है। सो वी हैव टू टेक द एक्शन व्हाट इज आउटकम ऑफ द आफ्टर द रिस्क एनालिसिस। कैलिब्रेशन जब हम करवाते हैं, चाहे हम एक्सटर्नल कैलिब्रेशन करा रहे हैं, चाहे हम इंटरनल कैलिब्रेशन करा रहे हैं, तो हम अपने जो मास्टर लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट है या जो हमारे हिस्ट्री कार्ड है, वहाँ क्लियर कट लिखें कि कितनी एरर तक हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 17025 के हिसाब से अभी ये भी ऐड कर दिया है कि वी कैन यूज द IS स्टैंडर्ड्स। IS स्टैंडर्ड नॉर्मली जो कंपनीज मेजरिंग इक्विपमेंट बनाती हैं उस समय पे कितनी एरर एक्सेप्टेबल होती है उसके लिए होता है। सो अगर हम एज इट इज़ न्यू कंडीशंस को भी मान करके वो भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मान सकते हैं, और हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अपने हिसाब से डिफाइन करें, क्योंकि एक 1 ईयर हर जगह यूज हो सकता है, जहाँ टॉलरेंस 0.5 है या जहाँ टॉलरेंस 1 mm है या जहाँ टॉलरेंस 2 mm है। सो अगर एक 1 ईयर यूज हो रहा है सॉफ्ट फ्लोर पे, एक हो रहा है टूल रूम में, एक हो रहा है मेंटेनेंस में, तो हर जगह पे हमारी टॉलरेंसेस डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। लाइक मेंटेनेंस के अंदर अगर टॉलरेंस ±1 mm है और वहाँ 0.2-0.5 की एरर आ जाती है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूरिंग कैलिब्रेशन हम बिल्कुल क्लियर कट ये ध्यान रखें कि हम यूज़ किस रेंज में कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का। नॉर्मली मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो टेम्परेचर कंट्रोलर इंस्ट्रूमेंट्स 0 से 1000 डिग्री तक के भी रेंज के होते हैं। लाइक सेम प्रेशर गेज भी 500 kg तक भी होते हैं। हमें देखना है कि हमारा यूज़ प्रोसेस के अंदर कौन सी जगह पे हो रहा है। से 400 डिग्री टेम्परेचर हम चेक कर रहे हैं या 100 kg/cm² हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके आसपास एटलीस्ट 2 या 3 रीडिंग जरूर हम चेक कर रहे हैं कि हमारे जहाँ पे यूज़ हो रहा है, जिस रीडिंग्स को हम ले रहे हैं, क्या उस जगह पे मेरा इंस्ट्रूमेंट ठीक है कि
नहीं है। नाउ कम टू दी कैलिब्रेशन, या जो हम वैलिडेशन या वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है। यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस चाहिए हमें फॉर मैनेजिंग कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स। सो कैलिब्रेशन के लिए, और अगर हम उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कैलिब्रेशन प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड चाहिए। डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस के अंदर प्रोसेस चाहिए। सो प्रोसेस में मे बी टर्टल डायग्राम, मे बी फ्लो डायग्राम और प्रोसीजर। सो प्रोसेस के बारे में हमने पहले भी बात की कि प्रोसेस के अंदर क्या क्या जरूरी है, इनपुट्स, आउटपुट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और मेथड। सो रिकॉर्ड ऑफ कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल गेजेस एंड मेजरिंग इक्विपमेंट, और जितने भी हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के खुद के हों या कस्टमर ने हमें कुछ गेजेस दिए हों, या कस्टमर ने हमें कोई इक्विपमेंट दिया है, या हमने सप्लायर को दिया है, या सप्लायर के अपने इंस्ट्रूमेंट हो, या कुछ एम्प्लॉयज़ के पास स्पेसिफिक होते हैं। मैंने कुछ जगह पे देखा है कि जो कार की चेन होती है उसके अंदर एक छोटा सा स्केल लगाया होता है, तो वो स्केल से कई बार चेक करते हैं, बट वो स्केल भी इम्पोर्टेंट है कि वो भी कैलिब्रेटेड हो, और उन सब के रिकॉर्ड्स को हमें मेंटेन करना है या रखना है। इंश्योर द कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन एक्टिविटीज एंड रिकॉर्ड टू इंक्लूड। सो कौन कौन से रिकॉर्ड मिनिमम इंक्लूड होने चाहिए जब हम रिकॉर्ड को रख रहे हैं? रिवीजन फॉलोड बाय इंजीनियरिंग चेंज दैट इम्पैक्ट मेजरमेंट सिस्टम। सो अगर हमें ड्राइंग का रिवीजन नंबर या हमें लेटेस्ट रिवीजन नंबर देखना है, तो अगर कोई इंजीनियरिंग चेंज आया है उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं है मेजरमेंट सिस्टम में, तो वो भी हमें रिकॉर्ड रखना है कि कौन से रिवीजन है ड्राइंग का, या कौन से मिस है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये कौन सा साइकिल है कैलिब्रेशन का, मतलब अगर 3 साइकिल नया इंस्ट्रूमेंट लिया था तो उसके बाद एक बार और लिया, मतलब उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कितना टाइम हो गया इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। एनी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रीडिंग ड्यूरिंग द कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन, अगर कोई आउट ऑफ एरर मिलती है या कोई इंस्ट्रूमेंट के अंदर कैलिब्रेशन के दौरान में डैमेज मिलता है, तो हमें उसका भी रिकॉर्ड और उसकी रीडिंग्स को मेंटेन करना है। एन असेसमेंट ऑफ रिस्क अनइंटेंडेड यूज ऑफ प्रोडक्ट कॉज्ड बाय आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कंडीशन, इसके बारे में हम इससे पहले बात कर चुके हैं पहली स्लाइड में। When inspection and test equipment is found out of calibration or defective during calibration during use, documented information of validity of previous results to be retained. So ये भी वही बात है जो हमने पिछली स्लाइड में बात की थी। Notification to customer if suspected product has been shipped. So जो मैं बोल रहा था कि फाइनल इंस्पेक्शन का या फाइनल स्टेज का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट रिजेक्टेड आता है ड्यूरिंग कैलिब्रेशन, तो वो जो रिस्की प्रोडक्ट्स है वो मे भी कस्टमर के पास गए हों, तो हमें कस्टमर को उसके बारे में इन्फॉर्म भी करना है। स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी ऑफ टू स्पेसिफिकेशन आफ्टर कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन, जो मैंने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे बात की थी, तो यहाँ पर हमें ये क्लियर कट करना है, रिजल्ट डिक्लेयर करना है कि इंस्ट्रूमेंट ओके है या रिजेक्ट है। वेरिफिकेशन दैट सॉफ्टवेयर वर्जन यूज्ड फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कंट्रोल्स एज पर स्पेसिफिकेशन। सो जो भी हम सॉफ्टवेयर अगर हम यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग इन दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो प्रोडक्ट में हो चाहे प्रोसेस में हो, सो उसका जो वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमें ध्यान देना है। कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज ऑफ ऑल गेजेस, सो सभी का हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और रिलेटेड अगर सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कंट्रोल्स के यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी वेरीफाई करना है, वो बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, लाइक लीकेज टेस्टिंग है, या जहाँ पर हम एक डमी कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। सो वो अगर कोई पूरा का पूरा मेजरमेंट सिस्टम है, मीन्स पूरा का पूरी मशीन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, और मशीन हमें सॉफ्टवेयर से ओके नॉट ओके का कोई इंडिकेशन दे रही है, तो वहाँ पर NG ओके टाइप के पीस हम रखें डमी प्रोडक्ट्स, और उनको लगा करके चेक करें कि क्या हमारा पूरा का पूरा सिस्टम सही काम कर रहा है, मीन्स ओके को ओके बोल रहा है, नॉट ओके को नॉट ओके बोल रहा है। लीकेज टेस्टिंग के अंदर जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें कुछ लीक वाले पार्ट्स और कुछ बिना लीक वाले पार्ट्स, वो हम रखें और उसको वेरीफाई करें। मॉर्निंग में शिफ्ट स्टार्ट से पहले वो फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में मैंने दोबारा से ये बोला है कि क्योंकि इस स्लाइड में इसके बारे में बात हुई है
कि हमें डिक्लेयर करना है कि इंस्ट्रूमेंट ठीक है नहीं है, तो हमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन करने, और कैलिब्रेशन के टाइम पे हमें विशेष ध्यान देना है कि जो रेंज ऑफ यूज़ है, मतलब जहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं उस रेंज के अंदर एटलीस्ट हम वेरीफाई करें कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक है कि नहीं। नाउ कम टू दी लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स। सो लेबोरेटरीज हम दो यूज़ कर सकते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। लैब 3 एक्टिविटी नॉर्मली करती हैं, या तो वो इंस्पेक्शन कर रहे होंगे, या टेस्टिंग कर रहे होंगे, या कैलिब्रेशन कर रहे होंगे। सो तीनों के लिए ये एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट है, चाहे इंस्पेक्शन हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे कैलिब्रेशन हो। So internal laboratories have to define scope in the quality management system, indicating its capability to perform required inspection, test, calibration services. So हमें scope define करना है कि हमारे लैब का क्या दायरा है, वो क्या क्या कर सकते हैं, और उसमें भी क्लियरिटी हमें डिफाइन करनी है कि वो इंस्पेक्शन में क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग में क्या कर सकते हैं, और कैलिब्रेशन सर्विसेज कर रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं। सो उसमें क्या क्या स्पेसिफाइड करना है, एटलीस्ट एडिक्वेसी ऑफ लेबोरेटरी टेक्निकल प्रोसीजर। सो जो भी हम टेस्टिंग, इंस्पेक्शन या कैलिब्रेशन कर रहे हैं उसका हमारे पास पूरा प्रॉपर मेथड होना चाहिए, वो मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसओपी और वर्क इंस्ट्रक्शन। जो लैब में यूज़ हो रहे हैं पर्सन, उनकी कम्पिटेंसी डिफाइन होनी चाहिए, वो कम्पिटेंट है या नहीं है, और वो उसका कोई एक एविडेंस होना चाहिए कि हमें उनको किस बेस पे हमने उनको क्वालिफाई किया है। टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। सो अगर हम प्रोडक्ट के ऊपर कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, सो वो भी हम डिफाइन करें अपने स्कोप में कि हम कौन से प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग कर रहे हैं। कैपेबिलिटी टू परफॉर्म दिस टेस्ट करेक्टली ट्रेसेबल टू रिलेवेंट टेस्ट स्टैंडर्ड। सो जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, सो उनके स्पेसिफिकेशन को, उस मेथड को ही यूज़ करें, सो दैट कि हमारा, अगर हम जो टेस्टिंग के रिजल्ट दे रहे हैं, अगर हमारा कस्टमर चेक करता है या हमारा सप्लायर चेक करता है, तो कहीं पर भी वो टेस्ट हो सकता है, सो वो टेस्ट रिजल्ट्स आपस में मैच करें। व्हेन नो स्टैंडर्ड इज अवेलेबल, अगर कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, ग्लोबल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या नेशनल स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं है, देन वी हैव टू डिफाइन ओन मेथोडोलॉजी ऑफ मेजरमेंट सिस्टम कैपेबिलिटी, एंड वो मीट करें कस्टमर रिक्वायरमेंट को, और कस्टमर जैसे टेस्टिंग कर रहा है उसको अलाइन करें। रिव्यू द रिलेटेड रिकॉर्ड्स, बीच बीच में हमें सारे रिकॉर्ड्स को रिव्यू करते रहना है। एंड अगर हम 17025 या एनेबल एक्रेडिटेशन करा लेते हैं तो वो वेल एंड गुड है। यहाँ पर अगर मैं अदर पॉइंट या इंटरप्रिटेशन की बात करूँ तो लैब क्वालिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हमारे यहाँ टेस्टिंग, इंस्पेक्शन या कैलिब्रेशन हुआ है हमारी इंटरनल लैब में, सेम प्रोडक्ट या इंस्ट्रूमेंट को हम एक्सटर्नल लैब से कराएं और उसके रिजल्ट्स और अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करें, और अगर उन दोनों के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देन वी कैन से दैट कि इस टेस्टिंग, इंस्पेक्शन या कैलिब्रेशन के लिए हमारी लैब क्वालिफाइड है। एंड फॉर द पर्सन कॉम्पिटेंसी, हम अगर कोई नया आदमी या नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो जो क्वालिफाइड पर्सन है उससे एक बार टेस्ट करा लें या इंस्पेक्शन करा लें या कैलिब्रेशन करा लें, और जो नया आदमी है उसको करा लें, और उनकी दोनों की एरर को हम चेक करके उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल लैब के अंदर ओनली वन रिक्वायरमेंट कि वो NABL सर्टिफाइड लैब होनी चाहिए, एंड सेकंड ऑप्शन इज वो कस्टमर अप्रूव्ड हो। तो इसका पर्पज़ ये है कि जहाँ से हमारा कस्टमर कैलिब्रेट करा रहा है इंस्ट्रूमेंट को, और वहीं से अगर हम कराएंगे तो दोनों इंस्ट्रूमेंट आपस में एटलीस्ट अलाइन हो जाएंगे, अगर NABL नहीं है तो। और अगर NABL, दोनों लोग NABL से करा रहे हैं, देन इट्स आल्सो ओके, बट कस्टमर हमें बोलता है कि हमें इसी लैब से करनी है, तो हमें उसी लैब को यूज़ करना है। एक्सटर्नल लेबोरेटरी का जो सिलेक्शन है वो वेरी इंपॉर्टेंट कि 17025 से क्वालिफाइड मीन्स NABL सर्टिफाइड होनी चाहिए। एंड हम वहाँ पर ये ज़रूर वेरीफाई करें कि एक लैब तो NABL सर्टिफाइड है, बट जो हम इंस्ट्रूमेंट करा रहे हैं क्या वो उसके स्कोप में कवर्ड है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमने देख लिया कि NABL सर्टिफाइड लैब है, बट उसके पास लक्स मीटर का स्कोप नहीं है, या उसके पास टेम्परेचर कंट्रोलर का स्कोप नहीं है, और हमने कैलिब्रेशन करा लिया, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के बाद हमने उसका लोगो या मार्क को चेक ही नहीं किया, क्योंकि वो लोगो या मार्क NABL का जब ही लगाएगा जब वो क्वालिफाइड होगा, अदरवाइज वो नहीं लगा सकता।
So for customer approval, evidence of customer assessment may be demonstrated, or organization may also conduct assessment of the lab of that lab. So जहाँ पर भी कस्टमर अगर हमें अप्रूव करता है कि इस लैब से आप करा सकते हैं, तो उसका हमारे पास एक एविडेंस होना चाहिए. प्लस आल्सो वी कैन डू आल्सो असेसमेंट ऑफ द लैब, एंड असेसमेंट में हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो NABL है या नहीं है, या वो किस मेथड से हमारे इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर रहा है या टेस्टिंग कर रहा है. नीचे एक रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट में बी कैलिब्रेटेड बाय इट्स मैन्युफैक्चरर इन केस नो सच एक्सटर्नल लैब इज अवेलेबल फॉर इक्विपमेंट कैलिब्रेशन. इंश्योर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल लेबोरेटरीज आर इम्प्लीमेंटेड. तो यहाँ पर एक IATF ने चेंज किया रिक्वायरमेंट में थ्रू इन द फॉर्म ऑफ सैंक्शन इंटरप्रिटेशन, कि अब हमें, अगर हम नॉन NABL लेबोरेटरी को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कस्टमर की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, वो भी रिटर्न में हमें वेवर चाहिए. और बिकॉज कि दोनों के इंस्ट्रूमेंट्स, कस्टमर के और आपके, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कस्टमर ही चेक करने वाला है, सो अगर उनका इंस्ट्रूमेंट भी एक्स लैब से सर्टिफाइड है तो आप भी उससे कराएं, सो दैट कि उनकी दोनों की एरर आपस में अलाइन हो जाए और दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स एक जैसी हो जाए. इंश्योर करें कि जो भी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आ रहा है उस पर लोगो हो. अगर लोगो है तो हमें स्कोप वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है. अगर लोगो नहीं है तो हमें स्कोप भी वेरीफाई करना है, और हमें ये कंफर्म करना है कि हमने जो लैब यूज़ करी है वो NABL सर्टिफाइड है या नहीं है. सो हमने आज सारी क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कैलिब्रेशन प्रोसेस कवर किया है. नेक्स्ट कल से हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज की, जिसके अंदर की HR प्रोसेस या ह्यूमन रिसोर्स के बारे में. सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गिव फीडबैक्स. थैंक्स.